नमस्कार दोस्तों, सत्य अर्थशास्त्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में अर्थशास्त्र के इस वर्ष के 2021 के नोबेल प्राइज़ विनर्स और उनके कार्यों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, मेरी पूरी की पूरी चर्चा मैंने 3 भागों में विभाजित कर रखी है। पहले पार्ट में मैं इसकी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूँगा। दूसरे पार्ट में जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है उनके जो कार्य क्षेत्र के बारे में, उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बात करने की कोशिश करूँगा। और तीसरा जो पार्ट है उसमें जो वर्तमान जो इकोनॉमीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, जो सारी की सारी जो सोसाइटीज़ हैं उनको क्या इसका बेनिफिट मिल सकता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है किसी इकोनॉमीज़ के लिए, उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो जनरल इंट्रोडक्शन में, जैसा कि आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो और अन्य सभी नोबेल प्राइज़ से थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसके डिफरेंट होने की वजह ये है कि ये 1901 में जो और सारे के सारे जो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुए थे और जिसमें हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और जो आपके पीस है, इन सभी को हम लोग 1901 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो 1968 के बाद में स्टार्ट होता है। और ये स्टार्ट होने का पूरा जो हिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे समझ में आता है कि जो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, स्वेरिक्स रिक्स बैंक, उसके फंड के द्वारा, या उन्होंने जो पूरा का पूरा जो फंड नोबेल फाउंडेशन को जो प्रोवाइड करवाया था उसके बाद में, और उनके थ्रू ये अवार्ड स्टार्ट होता है। आज तक ये इस नोबेल प्राइज़ 53rd टाइम लोगों को मिल चुका है। लेकिन इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है वो कई मायने में ख़ास है दोस्तों। जो इसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में मैं चर्चा करूँ तो इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है वो तीनों अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, यूएसए के तीनों इकोनॉमिस्ट हैं, उनको मिला है। और इन सभी तीनों इकोनॉमिस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनको जो नोबेल प्राइज़ है वो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको कह सकते हो नेचुरल रिसर्च के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, एम्पिरिकल स्टडी के तौर पे देख सकते हैं। उसकी वजह से इनको, इनके कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया है और उसकी वजह से ये नोबेल प्राइज़ देने की बात हुई है। दोस्तों, जो तीनों इकोनॉमिस्ट हैं वो पहले इकोनॉमिस्ट है डेविड कार्ड है, दूसरा जो इकोनॉमिस्ट है जोशुआ एंग्रिस्ट है, और तीसरे जो इकोनॉमिस्ट है वो ग्वाइडो इम्बेंस है। तो इन तीनों इकोनॉमिस्ट का अगर रिलेशन देखें तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें हम लोग डेविड कार्ड की बात करते हैं तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से थे, और जहाँ पे हम लोग यहाँ पे एंग्रिस्ट की बात करते हैं तो वो यहाँ पे MIT से थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे। और उसके बाद में हम लोग जब यहाँ पे जो ग्वाइडो इम्बेंस की बात करते हैं तो वो यहाँ पे हम लोग को जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेशन देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन सभी इकोनॉमिस्ट ने लेबर इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है। यहाँ पे आप सबको पता है कि जो लेबर इकोनॉमिक्स में इन्होंने जो एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लेबर मार्केट के ऊपर, लेबर इकोनॉमिक्स के ऊपर, और दूसरा जो आपका यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स है उसका लेबर मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो उसकी इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो एजुकेशन और ये जो आपका जो इमिग्रेशन है, इसके बाद में तीसरा जो कंट्रीब्यूशन है इनका, वो यहाँ पे एक तरह से मिनिमम वेज की बात करता है। तो मिनिमम वेज को लेके यहाँ पे स्टडी की गई है। तो दोस्तों, मैं ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो मिनिमम वेज की बात है, तो जैसा कि आपको पता है कि कन्वेंशनल व्यूज़, ट्रेडिशनल जो हमारी सोच है वो उसके अंदर ये बताया जाता है कि जिस तरह से आप लोग जब मिनिमम वेज को इंक्रीज़ करते हैं तो मिनिमम वेज के इंक्रीज़ करने के बाद में वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पे अगर इसको, इस फ़िलोसफ़ी को, इन थियरीज़ को अगर हिस्ट्री के अंदर खंगालने की कोशिश करें तो 1940s के बाद में अगर ख़ास तौर से पीगू जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनकी बात करते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि जो फ्लेक्सिबल वेज की बात करता है वो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है। और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए जो पीगू ने जो सॉल्यूशन बताया है वो फ्लेक्सिबल मनी वेज की बात करता है। उन्होंने कहा कि जो मनी वेज है उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए
और मनी वेज को फ्लेक्सिबल रखने के कारण वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को हम लोग दूर कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे हम लोग को मनी वेज को कम करना पड़ेगा, ताकि मनी वेज को कम करने से क्या है, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये एक तरह से इसके पीछे बहुत सारी वजह थी, और बहुत सारा रिसर्च होने के बाद में यहाँ पे लोगों ने इसको फॉलो भी करना शुरू किया। और ख़ास तौर से आप लोग जब प्रोड्यूसर की बात करते हैं, बिजनेसमैन की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात उनके द्वारा भी उठाई जाती है कि हम लोग मिनिमम वेज को हम लोग को कम रखना चाहिए, या कोई भी गवर्नमेंट जो मिनिमम वेज डिसाइड करती है उसको मिनिमम वेज को कम से कम करना चाहिए। क्योंकि मिनिमम वेज को अगर आप लोग ज़्यादा हाई कर दोगे तो उससे होगा ये कि उनकी जो कॉस्ट है, इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट है, वो इंक्रीज़ करेगी। और जो प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी तो उनकी जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। तो प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो उसकी डिमांड फिर फॉल होगी। या अगर आप लोग देख सकते हैं कि उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एक्सपोर्ट जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को कॉम्पिटिटिवनेस को ध्यान में रखना खास तो उस पे ज़रूरी होता है। जब कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा वो कॉम्पिटिटिवनेस इस चीज़ से डिसाइड होता है कि हमारा प्राइस हम लोगों ने कितनी चीप प्राइस पे प्रोड्यूस किया है। तो ये अगर मिनिमम वेज को अगर आप लोग इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, फिर प्राइस बढ़ेगी और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी, एक्सपोर्ट कम होगा, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका गड़बड़ा जाएगा। तो इसकी वजह से ओवरऑल ये सारा का सारा सीन है, उसको समझना पड़ेगा। और ये जो कन्वेंशनल व्यूज़ था, इसी को एक तरह से ब्रेक किया है इस वाली जो थियरी ने, जो इस बार जो डेविड कार्ड ने जो मिनिमम वेज के बारे में जो बात की है। और ख़ास तौर से जो उन्होंने जो वहाँ पे अमेरिका के 2 बड़े बड़े शहर हैं, न्यू जर्सी है, पेंसिल्वेनिया है, उसके अंदर इस स्टडी को बहुत ही प्रॉपर वे में यहाँ पे एम्पिरिकल तौर पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, या उसका नेचुरल एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और उनकी जो फाइंडिंग्स है, उनका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल विपरीत है। जो पहले कन्वेंशनल व्यूज़ थे उसके बिल्कुल विपरीत जाता है ये रिज़ल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता ये है दोस्तों कि जो पेंसिल्वेनिया है और जो न्यू जर्सी है, उसमें उसने एक तरह से जब भी कंपैरिजन की बात होती है, रिसर्च की बात होती है, तो वहाँ पे कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप की बात होती है। तो एक तरह से उन्होंने जो न्यू जर्सी जो शहर था उसको ट्रीटमेंट ग्रुप के तौर पे देखा, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। और एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया कि मिनिमम वेज को वहाँ पे इंक्रीज़ किया गया, और मिनिमम वेज को इंक्रीज़ करने के बाद में वहाँ पे देखा गया कि वास्तव में क्या जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो ख़राब होती है, या अनएम्प्लॉयमेंट क्या वास्तव में वहाँ पे इंक्रीज़ होता है। मिनिमम वेज को इंक्रीज़ करने के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट क्या वास्तव में इंक्रीज़ होता है। तो इस चीज़ को जब उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की तो वहाँ पे जो उनका रिज़ल्ट आया वो बहुत ही अलग था। और इसी की वजह से इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका महत्वपूर्ण जो योगदान है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। और ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वहाँ पे मिनिमम वेज के इंक्रीज़ होने के बाद में भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो आपका एजुकेशन है उसका फ्यूचर इनकम से यहाँ पे रिलेशन देखने की कोशिश की गई, कि जैसे जो आपकी जो एजुकेशन है उसका आपकी फ्यूचर इनकम पे किस टाइप का इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया गया। तो यहाँ पे जैसे ये बताया गया कि सबको पता है कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है तो वहाँ पे डेफिनेटली उनकी इनकम भी बढ़ती है, चाहे से वो कोई भी क्लास हो, तो उनकी डेफिनेटली इनकम बढ़ती है। ये एक जनरल टेंडेंसी भी है। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये था कि इस चीज़ को हम लोग कैसे इसको प्रूफ करें इस चीज़ को, या इसके बीच में बहुत सारे और भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे और भी कई बैरियर्स हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे इस चीज़ को देखा गया दोस्तों कि जो सोशल साइंस के जो रिसर्च हैं, जैसे आपको सबको पता है कि सोशल साइंस में हम लोग सब्जेक्टिविटी की ज़्यादा बात करते हैं, और जब हम लोग साइंस की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी की ज़्यादा बात होती है। तो जब ऑब्जेक्टिविटी की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग नेचुरल साइंसेज के अंदर ये चीज़ें हम लोग जनरली देखते हैं। लेकिन सोशल साइंस, चूँकि इकोनॉमिक्स एक तरह से सोशल साइंस का भी पार्ट है, एक तरह से साइंस का भी पार्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग बहुत सारे, जैसे साइंस में हम लोग फैक्ट की बात करते हैं, बहुत सारे लॉजिक की बात करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी की बात करते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स के अंदर भी बहुत सारे लॉज हैं जो सिस्टमेटिक स्टडी पे बेस्ड हैं और जो लॉजिक
लॉजिक पे बेस्ड हैं। इसी की वजह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा साइंस से भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है। दूसरा, अगर सोशल साइंस की बात करें तो दोस्तों आपको सबको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग साइंस की तरह से उसको नहीं देख सकते हैं, या नेचुरल साइंस की तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश की कि जितना भी जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग नेचुरल एक्सपेरिमेंट के तौर पे, यहाँ पे ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको नेचुरल एक्सपेरिमेंट के तौर पे करने के बाद में हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि एजुकेशन का आपके एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया और बताया कि जो आप लोग सपोज़ कि आप लोगों ने 10th क्लास 12th क्लास तक की जो पढ़ाई की है, उसके बाद में आपकी जो इनकम में जो इंक्रीज़ आ रहा है वो डेफिनेटली जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जिसकी एजुकेशन कम है, उसकी इनकम से ज़्यादा होगी। जैसे उन्होंने अपने यहाँ पे बताया कि जो 12 साल तक जो स्टडी करता है, 12 ईयर्स तक स्टडी करने के बाद में जो ये पता चलता है कि जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है उसकी कंपैरिजन में इसके 12% ज़्यादा इनकम होगी। लेकिन अगर आप लोग इसको और आगे इसको डेप्थ में अगर और स्टडी करें तो पता चलेगा कि 12 ईयर्स के बाद में अगर वो 14-15 ईयर्स तक अगर वो एजुकेशन लेता है तो वहाँ पे उसकी जो इनकम है उस पर एकदम से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे अगर उसको कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे उसकी 64-5% इंक्रीज़ होती है इनकम। जो आप लोगों ने जो 11 ईयर्स तक जो पढ़ाई की है और 11 ईयर्स के बाद में जो पढ़ाई की है उसके बीच में जो कंपैरिजन अगर करोगे इनकम का, तो वहाँ पे 65% तक वहाँ पे इंक्रीज़ इनकम देखने को मिलती है आप लोगों को। तो ये जो एजुकेशन का जो इम्पैक्ट है लेबर मार्केट पे या लेबर इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की गई है। और ये पूरा का पूरा जो रिसर्च मैंने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, एक एम्पिरिकल स्टडी करने के बाद में, नेचुरल एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये चीज़ें फाइंड आउट की गई है। दूसरा दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि हम लोगों ने जैसे मिनिमम वेज की बात की, हम लोगों ने यहाँ पे स्कूलिंग की बात की, उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे इमिग्रेशन के बारे में भी यहाँ पे चर्चा देखने को मिलती है। जैसे कई बार ये टेंडेंसी रहती है कि जैसे इमिग्रेशन बढ़ेगा, जैसे सपोज़ हमारे इंडिया के अंदर अमेरिका से लोग यहाँ पे आके काम करना शुरू करेंगे, या इंडिया के लोग अमेरिका के अंदर जाके काम करना शुरू करेंगे, तो उसको हम लोग इमिग्रेशन कहते हैं कि अमेरिका, इंडिया से जाके जो अमेरिका में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या जो लेबर है वहाँ पे जा रही है, तो वहाँ पे जैसे इमिग्रेशन बढ़ेगा अमेरिका में तो डेफिनेटली वहाँ पे जो पे है उन लोगों का, जो वहाँ पे जो पहले से काम कर रहे हैं उनका पे कम होगा, या जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उन लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की थी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए कम होगी। इस टाइप की मानसिकता पहले लोगों के अंदर थी और इस टाइप के रिसर्च भी बहुत सारे पिछले टाइम पे हुए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च हुआ है और उसी के बेसिस पे इसको नोबेल प्राइज़ में यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो इमिग्रेशन होने से इनकम के ऊपर कोई खास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे जैसे ही इमिग्रेशन बढ़ता है तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी इनकम बढ़ती है, क्योंकि वो अलग अलग टाइप के आइडियाज़ लेके आते हैं, अलग अलग टाइप के प्लान लेके आते हैं। तो उसकी वजह से जो नए लोगों का वहाँ पे जाना, और उसकी वजह से उनकी इनकम कम नहीं होती है बल्कि उनकी इनकम बढ़ती है, क्योंकि उनको नया नॉलेज मिलता है, नया तरीका मिलता है काम करने का। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो पहले जो सोच थी कि इमिग्रेशन होने के बाद में वहाँ का पे कम होगा, या वहाँ के लोगों की इनकम कम होगी, या वहाँ पे लोगों का एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इसके विरुद्ध वहाँ पे जाके ये चीज़ फाइंड आउट की गई कि वहाँ पे डेफिनेटली अगर इमिग्रेशन बढ़ेगा तो वहाँ पे इनकम बढ़ेगी और वहाँ के लोगों का पेमेंट बढ़ेगा। ये बात एक अलग है कि जो ऑलरेडी इमिग्रेट कर चुके हैं, मतलब जैसे इंडिया से 10 लोग पहले ही जा चुके हैं और अभी 50 लोग और जा रहे हैं वहाँ पे अमेरिका के अंदर काम करने। तो जो पहले जो 10 लोग जा चुके हैं वहाँ पे इंडिया से, जो वहाँ पे इमिग्रेशन 10 लोगों का हो चुका है अमेरिका के अंदर, उन 10 लोगों की इनकम के ऊपर ज़रूर थोड़ा सा माइनर डिफरेंस देखने को मिल सकता है, या उनकी जो इनकम है थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है। लेकिन वहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि जो वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे जो बिज़नेस करने की, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, वो अपॉर्चुनिटी कम नहीं होती है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पे मिनिमम वेज की बात होती है कि मिनिमम वेज यहाँ पे
इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरा मैंने बताया कि वहाँ पे जो आपका इमिग्रेशन बढ़ेगा तब भी एम्प्लॉयमेंट पे कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या कह सकते हो कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी और बढ़ सकती है, उनकी इनकम और बढ़ सकती है। और तीसरा जो मैंने बताया कि एजुकेशन का फ्यूचर इनकम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये तीनों की तीनों जो चीज़ें थी, इन्हीं के बारे में इनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जाता है। ये अवार्ड इन लोगों को दिया जाता है इन तीनों वजह से। और यहाँ पे अब मैं बात करूँगा जो इसका क्या सिग्निफिकेंस है दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे इंडिया के लिए, या जितने डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, या ख़ास तौर से जो पूरा वर्ल्ड का जो इकोनॉमीज़ हैं उसके सामने, या उनके लिए, या सोसाइटी पूरे वर्ल्ड सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है इन चीज़ों का। दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि पिछले टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे भी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे जो मिनिमम वेज था उसको कम किया गया, क्योंकि ये सोचना था लोगों का कि मिनिमम वेज कम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम नहीं, मतलब कम नहीं होगा बल्कि इंक्रीज़ करेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि पीगू ने 1940s के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि जो मॉनेटरी वेज को कम करोगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करेगा, और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी उससे हम लोग आराम से बाहर निकल जाएंगे। तो यही सोच यहाँ पे इंडिया के अंदर भी और बहुत सारे कंट्रीज़ ने भी इसको फॉलो किया। और ख़ासतौर से आपने देखा भी होगा कि जो यूपी है, यूपी के अंदर यहाँ पे जो मिनिमम वेज है उसको कम किया गया। और भी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मिनिमम वेज को ये कह के कम किया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो जो बहुत ही बुरी सिचुएशन है उससे हम लोग लड़ना चाहते हैं, और इसी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए मिनिमम वेज को कम किया गया। और दूसरा दोस्तों आपको सबको ये पता है कि जब भी इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो फ्री मार्केट की बात करते हैं, मार्केट मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मिनिमम वेज को जो डिसाइड करती है वो गवर्नमेंट करती है, स्टेट डिसाइड करने की कोशिश करता है मिनिमम वेज को। तो जैसे ही स्टेट का कंट्रीब्यूशन वहाँ पे, या स्टेट का इंटरफेरेंस इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर होता है, तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के जीडीपी पे, एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। ऐसा पुराने रिसर्च के अंदर बताया जाता है, रहा है आज तक। लेकिन दोस्तों आपको सबको पता है कि इसके बीच में एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन जो लेबर है उसका हो रहा है, क्योंकि जो लेबर है उसको मिनिमम वेज नहीं दिया जाएगा और उससे ज़्यादा काम लिया जाएगा तो डेफिनेटली उसका लॉस है। दूसरी बात आपको सबको पता है कि जब मिनिमम वेज को इस नाम पे कम किया जाता है कि कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, और कॉस्ट इंक्रीज़ होने से उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी, और जैसे प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली उसकी डिमांड कम होगी। आपको पता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है कि जैसे प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी। तो ये जो डिमांड कम होगी तो फिर अगेन आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन है, कम होगा। तो इस सोच के साथ में जो प्रोड्यूसर है उसके समर्थन में हमेशा जो इकोनॉमिक्स है वो लगा रहा, और जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने उसी डायरेक्शन में रिसर्च करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ है वो एक तरह से लेबर के फेवर में ये बात हुई है कि जो मिनिमम वेज को कम करने से आपका एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात दोस्तों, मिनिमम वेज को जब इंक्रीज़ करने की बात होती है तो जो लेबर का जो एक्सप्लॉयटेशन जो लगातार होता रहा है, और जो लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन के अंदर, हम लोगों ने वो उसको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की है बार बार कि जो टोटल प्रोडक्शन है उसके अंदर जो लेबर है उसका कंट्रीब्यूशन कम से कम होता है। आपको सबको पता है कि बार बार ये बात कही जाती है कि जो लेबर है उसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल जो टोटल प्रोडक्शन है उसके अंदर 10% टू 15% के बीच में रहता है। तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि जब हम लोग लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कम कर रहे हैं, या लेबर का जो शेयर है, जो रिटर्न्स के जो टोटल जो आउटपुट है उसके बीच में जो शेयर है लेबर का, उसको हम लोग बार बार उसको कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़े लेवल पे एक तरह से जो कैपिटलिज्म की एक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि बार बार जब आप लोग लेबर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसका जो मिनिमम वेज को कम करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पे हम लोग बार बार उसी प्रोडक्शन को हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं। और जो उनका जो कैपिटल का जो शेयर है जिसको हम लोग इंटरेस्ट के तौर पे देख सकते हैं, जो अगर आप लोग एंटरप्रेन्योर का शेयर है उसको प्रॉफिट के तौर पे देख सकते हैं, लैंड का जो शेयर होता है उसको हम लोग वहाँ पे
एक तरह से रेंट के फॉर्म में देख सकते हैं। उसी तरह से जो लेबर का जो रिटर्न्स है वो हम लोग वेज के फॉर्म में देख सकते हैं। तो जो वेज है उसको बार बार कम किए जाने की कोशिश हो रही है, और जो वेज को कम किया जाएगा तो डेफिनेटली उसका जो एक्सप्लोटेशन है वो बढ़ेगा। और आपने देखा भी होगा, क्योंकि इंडिया जैसी इकोनॉमीज जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बढ़ा हुआ है, और ख़ासतौर से अलग अलग डेटाज में पता चलता है कि 85 to 90% के बीच में यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम करता है। तो वहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑलरेडी सभी जो लेबर क्लास है उसको सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, पेंशन है या मैटरनिटी लीव है, उसका जो वर्किंग आवर्स है, वर्किंग कंडीशंस है, उसको हम लोग कभी भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और बार बार आपने देखा भी होगा कितना एक्सप्लोटेशन लेबर का होता है। लेकिन इस वाली थियरी के अंदर जो मिनिमम वेज है उसको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश हुई है कि मिनिमम वेज को इंक्रीज़ करेंगे तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगा, वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कम नहीं होगा, बल्कि उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगा वहाँ पे। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव रिसर्च हुआ है। और एक तरह से आने वाला टाइम पे एक तरह से हम लोग जब इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, हम लोग जब प्रोडक्शन में जब हम लोग लेबर की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो चीज़ हम लोग को देखने को मिल सकती है। और डेफिनेटली आने वाले टाइम पे बहुत सारे चेंजेस मार्केट के अंदर, जो लेबर मार्केट के अंदर, ये सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और ख़ास तौर से जैसे इंडिया जैसे कंट्री है जहाँ पे मैंने बताया ही अभी कि जैसे अभी 2018-19 में जब हम लोग लेबर रिफॉर्म्स कर रहे थे, और जब हम लोग मिनिमम वेज की बात करते थे, जो सोशल सिक्योरिटी की बात करते थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते थे, इंडस्ट्रियल जो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट की बात करते थे, तो बार बार यहाँ पे ये जो मिनिमम वेज का सवाल वहाँ पे खड़ा होता था। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो मिनिमम वेज है वो हमेशा जब भी इंक्रीज़ होगा तो मिनिमम वेज के इंक्रीज़ होने से जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम नहीं होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। जैसे मैंने न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया वाला जो एग्जांपल लिया, जहाँ पे न्यू जर्सी को ट्रीटमेंट ग्रुप के तौर पे देखा गया, और वहाँ पे जो पेंसिल्वेनिया है उसको वहाँ पे कंट्रोल ग्रुप के तौर पे देखा गया। तो दोस्तों ये जो सारा का सारा जो ये काम था, इसके बारे में जो डेविड कार्ड को जो टोटल जो नोबेल प्राइज़ का जो अमाउंट था, जो नोबेल प्राइज़ का जो आधा पार्ट था वो डेविड कार्ड को गया इन सभी कंट्रीब्यूशन की वजह से। लेकिन जब हम लोग दूसरे जो इकोनॉमिस्ट हैं जिसकी मैं बात कर रहा था बार बार यहाँ पे, जो एंग्रिस्ट थे, और तीसरे जो इकोनॉमिस्ट हैं इम्बेंस। तो जो इम्बेंस जो इकोनॉमिस्ट हैं, इन इन दोनों ने जो ये जो यहाँ पे इन सब का काम जुड़ा हुआ है, ये सारा का सारा काम लेबर इकोनॉमिक्स में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसको आप लोग सेपरेट करके एक तरह से इंडिपेंडेंट करके नहीं देख सकते हैं, बल्कि यहाँ पे एक दूसरे को कोरिलेट करके, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करके ही समझ सकते हैं। क्योंकि जो दोनों इकोनॉमिस्ट ने जो काम किया है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, वो एक तरह से ये नेचुरल जो साइंस के हम लोग जो रिसर्च देखते हैं, या जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोग जो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं करने की कोशिश हुई है। क्योंकि आपने जब भी देखा होगा कि इकोनॉमिक्स में कोई भी रिसर्च होता है या कोई भी काम होता है, तो ये शिकायत हमेशा बनी रहती है कि इसमें जो कोज एंड जो इफेक्ट रिलेशनशिप है वो परफेक्ट तरीके से नहीं आ रहा है। और उसी की वजह से यहाँ पे जो हम लोग फैक्ट की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, वो हमारी थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है। थोड़ी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की बात करते हैं, या जो हम लोग इकोनॉमिक्स को साइंस के साथ में रखने की बात करते हैं, वो हमारी बात में वजन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब जब हम लोग नेचुरल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग जब इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे पता चलता है हम लोग को कि ये एक तरह से साइंस के तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। और जो हमारे जो जैसे साइंस में हम लोग देखते हैं कि कोई भी जैसे ग्रेविटी फोर्स की बात करते हैं, जब हम लोगों ने कोई पत्थर ऊपर से नीचे गिराया, तो उसका जो जैसे पत्थर नीचे जाएगा, ये तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि उसका कोज क्या है, उसका कारण क्या है। तो कारण को जब आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो पता चल रहा है कि ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो नीचे जा रहा है। उसी तरह से दोस्तों ये बिल्कुल फैक्ट है, पूरे वर्ल्ड में आप लोग कहीं पे भी चले जाओ तो इस टाइप का जो थियरी है, इस टाइप के जो फैक्ट हैं, वो आपको बिल्कुल सेम नज़र आएंगे। लेकिन जब आप लोग इकोनॉमिक्स में सॉल्यूशन की बात करते हैं, सपोज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग कभी कभी एजुकेशन की बात करते हैं, कभी ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करते हैं, कभी सोसाइटी के इन्वायरमेंट की बात करते हैं, कभी फिजिकल रिसोर्सेज की बात करते हैं, कभी नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, कभी ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं। तो
इस सिचुएशन के अंदर हम लोग सिर्फ एक फैक्टर का हम लोग उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं देख सकते हैं, या कह सकते हो कि उसका जो एक फैक्टर है उसका हम लोग अगर इम्पैक्ट देखने की कोशिश करें अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे या जो पॉवर्टी के ऊपर इन सभी चीज़ों का जो हम लोग इम्पैक्ट देखने की बात करें, तो हम लोग को प्रॉपर तरीके से वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि बेरोज़गारी है उसकी वजह से गरीबी है, कभी कहा जाता है कि गरीबी की वजह से बेरोज़गारी है, कभी कहा जाता है कि एजुकेशन की वजह से बेरोज़गारी है, और कभी कभी कहा जाता है कि एजुकेशन नहीं होने की वजह से गरीबी है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, कभी कभी नेचुरल रिसोर्सेज को उससे जोड़ के देखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो हम लोग उसको प्रॉपर वे में तभी समझ सकते हैं जब हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से एम्पिरिकल स्टडी करके देखें, या हम लोग इसका जो नेचुरल एक्सपेरिमेंट करके देखें। जैसे मैंने अभी बताया, ग्रेविटी फोर्स का एग्जांपल देके बताया आपको, उसी तरह से अगर यहाँ पे कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली हमारे जो सोसाइटी का जो दायरा है, सोसाइटी का जो अप्रोच है, या कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स को डील करने का या उसका सॉल्यूशन करने का जो अप्रोच है, वो डेफिनेटली चेंज होगा आने वाले टाइम पे। तो ये तमाम टाइप की जो चीज़ें थी दोस्तों जिसके बारे में बात करना चाह रहा था यहाँ पे, उसको उसमें हमारे यहाँ पे जो लेबर क्लास है उसको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे उनकी जो मिनिमम वेज को अगर कभी बढ़ाने की बात आएगी, तो हम लोग कभी ये नहीं कह पाएंगे कि मिनिमम वेज को बढ़ाने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो ये जो चीज़ है, इसी को हम लोग को यहाँ पे एक तरह से इस थियरी के थ्रू हम लोग को मजबूती मिल रही है। सारे के सारे जो लेबर यूनियन है, या कहीं ना कहीं जो लेबर क्लास है जिसका लगातार एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग इसको समझे कि आज तक जो कैपिटलिज्म के बीच में ये हमेशा डिबेट रहा है कि जो लेबर है उसका जो लगातार एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, या कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो प्रोडक्शन के बीच में हम लोग जब डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, तो हमेशा सप्लाई को ज़्यादा फोकस करने की बातें हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं, उनसे आगे जाके हम लोग को डेफिनेटली पूरे सोसाइटी को, पूरे इकोनॉमीज़ को, कैपिटलिज्म को भी अपने आप को रीस्ट्रक्चर दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। सोशलिज्म को भी एक तरह से यहाँ पे डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी की बात होना शुरू होगी, फिर यहाँ पे इंक्लूसिवनेस की बात शुरू होगी, यहाँ पे लेबर के कंट्रीब्यूशन की बात शुरू होगी। तो ये सारा का सारा फ़ायदा आने वाले टाइम पे पूरे वर्ल्ड में सारी सोसाइटीज़ को, सारी इकोनॉमीज़ को मिलने वाला है, और इसी के हिसाब से सारी की सारी जो डिमांड होगी। तो दोस्तों मैं ओवरऑल ही बात करना चाह रहा था कि जो डेविड कार्ड के बाद में जो दोनों इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी हाफ पार्ट मिला है। सारा का सारा जो नोबेल प्राइज़ है उसमें से आधा पार्ट तो डेविड कार्ड को गया है, और आधा पार्ट इन सभी जो जोशुआ एंग्रिस्ट को और ग्वेडो यहाँ पे इम्बेंस को मिला है ये नोबेल प्राइज़। तो ये जो इनको जो दोनों इकोनॉमिस्ट को जो मिला है, इसकी मैथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन की वजह से मिला है, जो मैं अभी बात कर रहा था कि नेचुरल साइंस के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, या नेचुरल एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोग इन सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो मैथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से आने वाले टाइम पे जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं, सोशल साइंस के बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं, उनको ये डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा, और अपनी जो अप्रोच है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, उस हिसाब से वो काम करना शुरू करेंगे। तो यही बातें मैं बताना चाह रहा था दोस्तों। अगर आप लोग को इसमें कोई क्वेरीज हों तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके साथ में उसके बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।